नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात से ही और आज दिन भर राजनीतिक क्षेत्रों में जो चर्चा होती रही, समाचार माध्यमों में भी जो चर्चा रही, वो यूक्रेन के अलावा जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में विषय रहा वो 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल कल आए। इन एग्जिट पोल में जो बाकी के 4 राज्य उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उनको लेकर तो ठीक है, जिसके पक्ष में है वो खुश है, जिसके विरुद्ध जा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे वो उनकी प्रामाणिकता को चुनौती दे रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। और ये पहला चुनाव नहीं है जब एग्जिट पोल को लेकर के इस तरह के परस्पर विरोधी विचार हमारे सामने आए हो। किंतु जो सबसे ज़्यादा चर्चा और या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा विवाद जो हो रहा है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और इसलिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभाएं हैं वे केवल एक राज्य की राजनीति को प्रभावित नहीं करती, अपितु समूचे राजनीतिक परिदृश्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाली है। इसी वर्ष राष्ट्रपति चुनाव होना है, राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं, इनमें बड़े बड़े दिग्गज नेता रिटायर होने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो संख्या बल है विधानसभा का, वो इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मूल्यवान राजनीतिक पार्टियों के लिए हो जाता है। देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य भी है और पूरे चुनाव के दौरान ये महसूस किया जा रहा था और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी विजय के प्रति आश्वस्त तो थे, किंतु अंदर खाने में जब किसी से पूछा जाए, चाहे वो भाजपा के रणनीतिकार हो या समाजवादी गठबंधन के हों, वे तभी जुबानी से ये स्वीकार करते थे कि मामला बहुत कड़ा है और इस बार बड़ा ये नई टर्म निकली कि चुनाव फंसा हुआ है। सतही तौर पर दिखता भी ऐसा था। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की सभाओं में बड़ी मात्रा में लोग उमड़ रहे थे, रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे और जातिगत गठबंधन के आधार पर दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे थे कि भले ही मुकाबला कितना भी कड़ा हो, किंतु अंततः बाजी हम जीत ले जाएंगे। और अधिकतर जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए थे उन सबने ये तो संकेत किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस लौट रही है, किंतु 1-2 सर्वेक्षणों को छोड़कर के बाकी सब में यही था कि उसे पिछली बार जैसा बहुमत नहीं मिलेगा। कुछ ने तो उसे बहुत काम चलाऊ 215, 20, 30 सीटें दी, कुछ ने 250 तक दी और यह भी माना कि समाजवादी पार्टी जो है, जिसकी पिछले सदन में 50 से भी कम संख्या थी, वो बहुत ऊंची छलांग लगाने जा रही है और बड़ी बात नहीं कि उसका आंकड़ा 150 तक छू जाए। किंतु जो मैदानी स्तर पर पत्रकार काम कर रहे थे और जो लोगों से बात करते थे, तो उसमें यह देखने में आया कि बहुत बड़ी तादाद में युवा और अन्य लोगों ने खुलकर के इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने तर्क भी दिए। वे सब बातें हम सब ने सुनी, किंतु कल शाम को जब एग्जिट पोल आए तो एकाध अपवाद स्वरूप छोड़ करके, और जिस एजेंसी का वो सर्वेक्षण है जिसमें समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत ज़्यादा लोकप्रियता या मान्यता नहीं है, बहुत लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते। किंतु बाकी जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं जो चुनाव विश्लेषण के मामले में काफ़ी अनुभवी हैं
और लंबे अरसे से काम कर रही हैं, जिनका अच्छा नेटवर्क भी है। और चूंकि ये सर्वेक्षण जो है विभिन्न टीवी चैनल जो है वो प्रायोजित करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी इस बात की चिंता होती है कि सर्वेक्षण के गलत निकलने पर उनकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर भी उंगलियां उठती हैं। अब चूंकि सर्वेक्षण एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं, हालांकि जो संख्या अनुमानित है उसे लेकर के काफ़ी अंतर है, मतभेद है। 210 से लेकर के 326 तक का आंकड़ा जो है वो अलग अलग एग्जिट पोल्स पे बताया गया है। और ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि समाजवादी पार्टी को भी अधिकतम 150-60 से ऊपर किसी भी सर्वेक्षण एजेंसी ने एग्जिट पोल में नहीं आंका। पहले यह भी कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में छुपा रुस्तम साबित होगी, किंतु अब तक के जो संकेत दिए जा रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, उनमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत विशेष करती हुई नहीं दिख रही। और यह भी कहा जा रहा है कि यदि वो अपनी पिछली संख्या को भी बचा ले तो उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं है ही नहीं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने लड़की है लड़ सकती हूं के नारे के साथ जिस जोर शोर से इस चुनाव में एंट्री की थी, उनकी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने पत्थर में धान उगाने जैसा प्रयास किया। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, जगह जगह गई और उन्होंने पार्टी के जनाधार को, संगठन को प्राणवायु देने के लिए जो प्रयास किए वो अपने स्तर पर बहुत सही है। आने वाले समय में, भविष्य में कांग्रेस को उसका फायदा मिल भी सकता है। और ये कहने में भी कोई गलती नहीं है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर का कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं होने से प्रियंका जी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। हालांकि वे जानती थी कि उन्हें इस चुनाव से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कि इन्होंने मुकाबले में अपने आप को खड़ा रखा। यह भी कोई छोटी बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या भविष्य है, इस बारे में मैं अलग से एक संस्करण में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन तो आज जो प्रश्न उठ रहा है, समाजवादी पार्टी जिस गुस्से में और जिस दावे के साथ इन एग्जिट पोल को गलत बताते हुए कह रही है ये प्रायोजित है, ये नतीजे के पहले माहौल बनाने का प्रयास है। आज अखिलेश यादव जी का एक बयान टीवी चैनल्स में मैंने पढ़ा कि लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम से वोटों की चोरी की जाने का खतरा है। मुझे लगता है जब एक तरफ उन्हें इस बात का विश्वास है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, बहुमत प्राप्त करने उनकी पार्टी जा रही है, ऐसे समय में उन्हें ईवीएम पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि किसी भी पार्टी, किसी भी सर्वेक्षण ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है। यदि कोई पार्टी 50 से 150 तक पहुंचती है तो उसके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कोशिश के बावजूद भी सत्ता नहीं हासिल कर पाई, और इसे लेकर के प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों की क्षमताओं के ऊपर और लोकप्रियता के ऊपर भी सवाल उठे, और ये कहा जाने लगा कि अब उनका चुनाव जिताऊ जो करिश्मा है वो कहीं फीका पड़ने लगा है। और उस चुनाव के बाद ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय क्षितिज पर 2024 में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए जिस तरह से सक्रिय हुई और सामने आई,
उससे निश्चित रूप से ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पराजय 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नई जान देने में सहायक हुई है। किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसके पहले 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और विधानसभा चुनाव में भी चूंकि उसके पास कोई स्थानीय चेहरा ममता बनर्जी की टक्कर का नहीं था, बावजूद उसके वो 3 सीट से 73 सीट पर चली गई। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चा और कांग्रेस इन दोनों का पूरी तरह सफाया हो गया। तो इससे यह हुआ कि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो द्विपक्षीय हो गई। तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश में भी संयोगवश वही स्थिति है। भले ही अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं, बहुमत से पीछे रह जाते हैं, सत्ता में लौटने का उनका मंसूबा अधूरा रह जाता है क्षमा कर, बावजूद उसके यदि वो 50 से 150 पहुंच रहे हैं तो ये इस बात का संकेत होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की अपेक्षा प्राथमिकता देती है। किंतु मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की चिंता के कारण दूसरे हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि यदि उत्तर प्रदेश में उनको सत्ता नहीं मिलती तो 2024 में जो विपक्ष का संभावित गठबंधन है, एक तो वो खटाई में पड़ जाएगा और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद विपक्षी गठबंधन के एक स्वाभाविक नेता के रूप में उभर सकते थे। एक युवा चेहरे हैं, सुशिक्षित हैं, आधुनिक सोच भी रखते हैं। हालांकि उनकी पार्टी की जो कार्य पद्धति है वो अभी भी जातिवादी गढ़ से ऊपर नहीं आ पा रही है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि वो बन जाते हैं तो निश्चित रूप से वे विपक्ष की गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी के सामने एक सशक्त प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होंगे। और यह बात भी सही है कि गंगा यमुना के मैदान से निकला हुआ नेता ही राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी अपील के साथ सामने आ सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ रही हैं और यह भी कह सकते हैं कि एग्जिट पोल ने उनकी चिंताओं को कुछ कुछ खिसियाहट में भी बदल दिया है। और एक बात और जो वे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, यदि यह चुनाव उनके हाथ से निकल गया जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, वो एग्जिट पोल नहीं है, वह अंतिम परिणाम नहीं है, वे चुनाव परिणाम का संकेत मात्र है। और जैसा कि गैर भाजपाई तबका जो है वो अभी भी इस कयास में डूबा हुआ है कि 10 तारीख के चुनाव परिणामों में एग्जिट पोल पूरी तरह से नकारा साबित हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। अखिलेश यादव की चिंता का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी शारीरिक रूप से अब काफी अशक्त हो चुके हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में धीरे धीरे उनकी उपस्थिति घटती चली जा रही है। इस पूरे चुनाव में 2 या 3 मरतबे वो मंच पर आए और हम सबने देखा होगा कि उन्हें सहारा देकर के जाना पड़ा। अभी भी वो लोकसभा के सदस्य हैं, किंतु अब पहले जैसी सक्रियता नहीं रही। उम्र का प्रभाव उन पर हावी होने लगा है। परिवार में विघटन है। उनके चाचा शिवपाल यादव से भले ही उन्होंने इस चुनाव में दूरी मिटाते हुए उनकी बगावत को रोक दिया, किंतु शिवपाल यादव के मन में मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी न बनने का जो मलाल है वो रंग लाए बिना नहीं रहेगा। इस चुनाव के दौरान भी, इस चुनाव के पहले भी ये चर्चा राजनीतिक जगत में उठती रही कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, किंतु किसी तरह से अखिलेश ने उनको समझा दिया। लेकिन जैसा कि राजनीतिक पर्यवेक्षक उम्मीद जता रहे हैं कि यदि यह चुनाव समाजवादी पार्टी के विपरीत गया
तो अगले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने वाले, तब तक शिवपाल यादव जो है अपना झंडा अलग से गाड़ देंगे, और तब तक मुलायम सिंह यादव भी इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि पूरे परिवार को एकजुट रख सकें। उनकी पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी में आ ही चुकी है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि यदि योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आ गए और उन्हें अच्छा खासा बहुमत मिल गया, उस स्थिति में अगले 5 साल में उनके प्रति जो आकर्षण अभी अभी पैदा हुआ है उसमें ह्रास होने लगेगा, और आम जनता के बीच में और राजनीति में नई आने वाली जो पौध है उसके मन में एक बात घर कर जाएगी कि समाजवादी पार्टी का अब उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे। लेकिन मैं सोचता हूं इस समय अखिलेश यादव को एक परिपक्व नेता के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल में अगर उनकी पार्टी को हारता हुआ बताया गया है, इससे उनकी पूरी दुनिया लुट गई। राजनीति में जय पराजय चलती रहती है। बड़े बड़े देश के दिग्गज नेता चुनाव हारे हैं, पार्टियां हारी हैं। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी, फिर दोबारा लौट करके आई संघर्ष करते हुए। अखिलेश यादव की तो उम्र भी बहुत कम है, किंतु ऐसा लग रहा है कि उन्हें सत्ता में आने की जो जल्दबाजी है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल बनाने के बाद भी उन्हें सत्ता नहीं मिल रही। तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि भले ही उन्होंने बहुत अच्छा जातिगत गठबंधन कर लिए हों, एक बहुत अच्छी हवा बना दी हो, मुद्दे गढ़ लिए हों, किंतु उनके पास पार्टी का संगठन उस तरह का नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, इस तरह के लोग अपने साथ रखे हुए थे। अखिलेश के साथ क्या हुआ? जो मुलायम सिंह जी के विश्वस्त व्यक्ति थे, धीरे धीरे पार्टी से छिटक गए। अखिलेश के बाद पार्टी का दूसरा चेहरा कोई नहीं है। उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में भी इसी तरह की लहर तेजस्वी यादव ने पैदा की थी रोजगार के नाम पे। मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। उनकी सभाओं में भी, उनकी रैलियों में भी भीड़ उमड़ रही थी, किंतु आखिर में वे मात खा गए। अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ होता लग रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान शुरू में उन्होंने जिस परिपक्वता का और जिस गंभीरता का परिचय दिया था, वे चुनाव प्रचार के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण आते आते तक वो कहीं उत्तेजना में बदल गया। और इससे लोगों को लगता है कि अभी उन्होंने गंभीरता के उस स्तर को नहीं छुआ है जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने की क्षमता रखता हो। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें पिछली बार जो सत्ता मिली थी उसमें उनका अपना योगदान जितना था उससे ज़्यादा कहीं उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव का योगदान था। तो मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते, अखिलेश यादव जी को धैर्य रखना चाहिए। कल का दिन है, परसों दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से बड़ी खुशी का दिन होगा, और उससे उनके नेतृत्व को नए पंख लग जाएंगे। किंतु एग्जिट पोल यदि सही साबित हो गए तो फिर अखिलेश यादव के लिए चिंता और चिंतन दोनों जरूरी होंगे। यदि वे राजनीति में अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी को सहेज कर रखना चाहते हैं, उन्हें अपने रवैये में परिवर्तन लाना होगा। उन्हें मतदाताओं के सामने ये बात सिद्ध करना होगी कि समाजवादी पार्टी से कहने से नहीं होती कि नई सपा है। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा और अखिलेश यादव की सरकार के जमाने की गुंडागर्दी उठा करके
और लोगों को प्रभावित किया और इस बात के लिए लोगों को सचेत किया कि यदि ये सरकार समाजवादी गठबंधन की आई तो वो पुराने दिन फिर लौट आएंगे। और यदि अखिलेश यादव चुनाव हारते हैं, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन हारता है, तो निश्चित रूप से ये मान के उन्हें चलना होगा कि वो जो पुराने दाग उनकी सरकार और उनकी पार्टी और उनके दामन पर लगे थे, उन्हीं ने उनके हाथ से आती आती सत्ता छीन ली। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें रातों रात बाजी पलट जाती है। शतरंज की बिसात की तरह कई बार छोटा मोहरा भी बड़े मोहरे को मात दे देता है, किंतु उसमें धैर्य और आगे की सोचकर चलने की योग्यता, क्षमता होनी चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश यादव को इन बातों पर विचार करना चाहिए। वे युवा हैं और इतनी जल्दी हताश नहीं होना चाहिए। 10 मार्च का इंतजार करें और बजाय इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के, वे सदी हुई प्रतिक्रिया देते रहें और 10 तारीख के बाद उन्हें कहने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद।